हेलो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई? क्यों जरूरत पड़ी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रीजन था कि भाई ताकि हम इजीली क्लासिफाई कर सकें, इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकें किसी ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स की, प्लांट्स की, माइक्रोब्स की प्रेजेंट है ऑन अर्थ पे, ठीक है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई देम? ये क्या इतना पॉसिबल है कि सारे एनिमल्स को, सारे प्लांट्स को, सारे माइक्रोब्स का आपको नाम पता हो? ठीक है, तो क्या करोगे आप? उनके लिए एक सीक्वेंस बना दोगे, उनके लिए एक रूल बना दोगे ताकि उनको अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग फाइलम और इन सारी चीजों में रख दोगे ताकि इजीली उनको आइडेंटिफिकेशन कर सके, उनकी पहचान करी जा सके। ठीक है, दे आर डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, माइक्रोब्स है, किस चीज पर डिफरेंट हो सकता है? कलर है, शेप है और सो मेनी थिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, साइज वगैरह, हियर प्रेजेंट, ये नहीं, काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर वो डिफरेंस करते हैं। इसलिए हमने क्या करा, उनकी क्लासिफिकेशन को कर दिया। ठीक है, जैसे कि माना जाता है कि ग्रुपिंग देम बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। क्या करा हमने? दो ग्रुप बनाए। मान लो दो ग्रुप बना दिए हमने, एक ग्रुप है और एक ग्रुप बी है। तो हमने एक ग्रुप में उन एनिमल को रखा जिनके पास कितनी थी? 4 लेग्स थी, यानी कि टेट्रापोड्स को रख दिया। और बी ग्रुप में हमने उनको रखा जिनके पास सिर्फ 2 लिम्स थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। इजीली हमने उनको डायग्नोस कर लेंगे, उनको पता लगा लेंगे कि भाई ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस फाइलम में पाया जाता है, किस स्पीसीज से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें देखने के लिए हमने क्लासिफिकेशन इसलिए भी करी क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विद द फैमिली और मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब एक मेंबर का दूसरे जो सेम स्पीसीज है उससे, उसके बीच में क्या रिलेशन है, इन सारी चीजों के बारे में भी हमको क्लासिफिकेशन करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे भी हम जानते हैं कि 4 रूल, जैसे कि मैंने थ्योरी में बताया था आपको जब चैप्टर कंप्लीट कराया था, कि भाई पहले सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफिकेशन करो किसी भी एनिमल को, फिर उसके बाद उसका नामकरण करना है, नोमेनक्लेचर करना है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करना और उसके बाद उसका एफिनिटी चेक करना है क्योंकि उस मेंबर की सिमिलरिटी क्या है दूसरे मेंबर से। ठीक है, इतना होने के बाद ये पूरी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन ने पूछा कि व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई क्यों करे जाते हैं? भाई ताकि हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि हम मान लो कोई फॉसिल मिला है हमें, ठीक है, उसको स्टडी करा जा सके, उनके बेस पे हम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उनका नामकरण कर सकें, ठीक है, उनके रिलेशन चेक कर सकें दूसरे ऑर्गेनिज्म से साथ। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? मतलब आज भी क्लासिफिकेशन चेंज हो रही है और पहले भी क्लासिफिकेशन के रूल थे वो चेंज होते रहते हैं। बेटा ये आप जानते रहते हो कि ये क्या रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 बात, रीजन फॉर द चेंज द क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? भाई पहले तो ये बात मान ले आप कि जो प्री कोरोलस लीनियस, कोरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके पीरियड में क्या था, उससे पहले लोग कैसे क्लासिफिकेशन करते थे भाई? बस उनमें देखते थे, मतलब कोई भी स्पीसीज थी उसके कुछ ही कैरेक्टर को देखा करते थे, फ्यू कैरेक्टर्स को एनालिसिस करते थे। मान लो जैसे हमने उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को देखा, ठीक है, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ये देखा कि भाई पहले किस में रेड ब्लड है और किस में रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, तो इस बेस पे ही उन्होंने क्लासीफाई करा। किसी ने मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफिकेशन करा, किसी ने रिप्रोडक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन करा, किसी ने एनाटॉमिकल बेस पे क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, तो बट ये क्या था, अब जैसे कोरोलस लीनियस आ गए तो कोरोलस लीनियस ने क्या कहा कि भाई उन्होंने तो उन तीनों चीजों को लिया, मॉर्फोलॉजी भी ली, एनाटॉमी भी ली और रिप्रोडक्शन भी लिया। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों, जैसे आप जानते हैं 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट ने पता लगा लिया भाई इतनी स्पीसीज प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, और फ्यूचर में भी आने वाली हैं, यानी कि मिलियन ऑफ द प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो फाउंड ऑन अर्थ, ये तो हमें को पता है। ठीक है, हैव बीन बी आइडेंटिफाई, जो कि आइडेंटिफाई हो भी चुके हैं, और आवर साइंटिस्ट व्हाइल मेनी ऑफ न्यू स्पीसीज स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड, जो कि आज भी नई स्पीसीज को डिस्कवर करा जा रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे न्यूज आती है, डिस्कवरी देखते हैं भाई आज हमें वहां कोई कंकाल मिला तो उसका क्या करा, फॉसिल स्टडी करी जा रही है कि भाई ये कौन सी स्पीसीज थी। ठीक है, ये एनिमल था या प्लांट था या फिर क्या था, कौन सा, अगर टेट्रापोडा था तो वो क्या रेप्टाइल थी या फिशेस थी या फिर एम्फीबिया था या कोई बर्ड्स था या फिर वो मैमल्स था। तो इन सारी चीजों का अगर तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, तुम्हारे पास सिस्टम है, तो तुम उसे इजीली कर लोगे। और एक चीज और बताएं हम, साइमल्टेनियसली, जैसे कि नए क्या आ रहा है, नया दौर में क्या आ रहा है, आपको नई टेक्निक्स मिल रही हैं, नए इक्विपमेंट मिल रहे हैं, एडवांस टेक्निक आ रही है, एडवांस इक्विपमेंट आ रहे हैं। इस वजह से आपकी क्या होगी, क्लासिफिकेशन का नजरिया भी चेंज हो गया कि भाई अब तो क्या कर रहे हैं। पहले देखो, मान लो कि पहले माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर देते थे। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमिकली कुछ चीजें आई जो कि एनाटॉमिकली बेस पर भी क्लासिफिकेशन करना शुरू करा, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल बेस पर भी क्लासिफिकेशन किया, क्योंकि
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट था वो सिमिलर शो करते थे, ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा। बट आज के दौर में ये प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, जीनोम लेवल पे मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करी जा रही है, मतलब क्लासिफिकेशन है जो आज जीनोम लेवल पे करी जा रही है। जीनोम लेवल मतलब डीएनए को आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, डीएनए में कौन सा सीक्वेंस है, ठीक है, आरएनए में कौन सा सीक्वेंस है, प्रोटीन कौन कौन सी टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और बायोकेमिस्ट्री टूल भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गए ताकि क्लासेस को इजीली क्लासिफिकेशन करा जा सके, ठीक है। ऐसी ऐसी मशीन आ गई जिसमें आप डालोगे डीएनए पता लगा देगा और एकदम से बता देगा कि भाई दिस डीएनए बिलोंग फ्रॉम द दिस स्पीसीज, ठीक है। तो इजीली हो रहा है ये सारी चीजें देखने के लिए, इसीलिए हमारी क्या होंगी, जितनी भी क्लासिकल सिस्टम है वो चेंज होते रहेंगे, पहले भी चेंज हो रहे थे और आने वाले टाइम में भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सुन लीजिए, जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये पूरे एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर के जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनके आंसर हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड उसका क्वेश्चन, ठीक है। और आपने अगर ये सीक्वेंस नहीं देखा है तो पहले मैंने लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी है, उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के ऊपर करी, फिर हर्बेरियम, और ये हमने नेशनल पार्क को भी कवर करा है, और ये जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है उनकी भी क्लासिफिकेशन अपलोड है, ठीक है। तो आप उनको पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मत करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहा है एटलीस्ट उसने वो वीडियो देखी होंगी, और ज़्यादा मिनट की नहीं है, थोड़े थोड़े टाइम की हैं, आप जाकर उनको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई द पीपल दैट यू मीट ऑफन, यानी कि क्वेश्चन ये कहता है कि अब तक जितने लोगों से आप मिल चुके हो या मिल रहे हो उनको अगर आपको कहा जाए कि भाई इन सारे लोगों को क्लासीफाई कर दीजिए, तो आप कौन सा क्राइटेरिया लोगे, आप कौन सा मतलब सोचोगे, ठीक है, कि भाई मैं तो इस बेस पे इनको क्लासीफाई करूंगा, ठीक है। सपोज करो कि मैंने अपने जितने भी रिलेटिव है जिनसे भी मैं मुलाकात करी, जिनसे दोस्तों से सबसे मुलाकात करी, तो मैंने क्या करा, कुछ क्राइटेरिया बनाए कि भाई मैं उनको सबसे पहले हाइट के बेस पे करूंगा, फिर उसको सेक्स के बेस पे करूंगा, फिर वेट पे, ठीक है। हाइट मतलब कोई टाल होगा कोई शॉर्ट होगा, तो आधों को टाल कर दिया शॉर्ट कर दिया, ठीक है। फिर कुछ मेल होंगे उसमें से, कुछ फीमेल होंगी, ठीक है। वेट में कुछ मोटे आदमी होंगे, ठीक है, कुछ फैटी बॉडी वाले होंगे, और कोई बहुत ही पतले सूखे होंगे, ठीक है। तो ये खाते पीते घर वाले हैं, और ये वो बच्चे हैं बेचारे जो थोड़े कमजोर हो गए, ठीक है। कोई डोंट वरी, खाना खाने से सब सही हो जाएगा। अब बिहेवियर भी कुछ होते हैं कूल होते हैं, बिल्कुल बहुत कूल होता है, ठीक है, बिल्कुल MS धोनी की तरह, ठीक है। और कुछ होते हैं एंग्री बर्ड, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्से वाला, ठीक है। तो समझ तो गए होंगे अगर क्रिकेट मैच में कौन सबसे ज्यादा गुस्सा रहता है, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो कुछ होते हैं डिफरेंट स्टेट, मान लो आपको पता होगा पंजाब का बंदा है पंजाबी बोलेगा, भाई दिल्ली का बंदा है तो थोड़े नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, और तमिल का तमिल लैंग्वेज बोलेगा, हरियाणा का तो हरियाणी लैंग्वेज बोलेगा, और आसाम का तो आसामी लैंग्वेज, और ऐसे सो ऑन। मतलब हर स्टेट में क्या हो रहा है, तुम उसका ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आपने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। मान लो अब ये भी बहुत है, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल ये क्लास में कहा 40 बच्चे हैं इसमें, ठीक है, या फिर आपके एक पार्क में गए और उसमें क्या मिले आपको 40 पड़ोसी मिल गए, ठीक है। अब सारे पड़ोसियों को क्लासिफाई करने के लिए बोल दिया हमने, तो हम बोलेंगे कि भाई इसकी हाइट पे कर लो, सेक्स पे कर लो, वेट पे कर लो, बिहेवियर पे कर दो, लैंग्वेज पे और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, ठीक है। और आज के जो मुद्दे में आज का जो एरिया चल रहा है, मतलब आज का जो दौर चल रहा है, उसमें लोग ज्यादा करके कास्ट के बेस पे डिफरेंशिएट करना लग गए हैं, ठीक है। तो भाई किसी के पीछे अगर कुमार लगा हुआ इसका मतलब वो कुम्हार है, ठीक है। अगर किसके पास खान लगा हुआ तो यानी कि वो मुस्लिम है, ठीक है। कोई शर्मा है, कोई हुसैन है, कोई सिंह है, मतलब पंजाबी बंदा पंजाब है, शेर है, टाइगर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही, क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई आजकल लोगों ने डिफरेंट क्राइटेरिया निकाल लिए हैं कि लोगों को किस तरीके से क्लासिफाई करना है। तो जैसे कि अगर मुझे एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि हम हाइट के बेस पे, सेक्स पे, वेट पे, बिहेवियर पे, लैंग्वेज पे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पंजाबी बोल रहा है, आपके सामने कोई बंदा पंजाबी बोलता है, तो इसका मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई दिस पर्सन बिलोंग फ्रॉम द पंजाब। अगर कोई तमिल बोल रहा है तो इसका मतलब वो बंदा कहाँ से है, तमिलनाडु से है वो, ठीक है। तो ये क्या कर लिया आपने, उसका ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसको भी आपने पता लगा लिया और बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, मतलब क्या समझते हो भाई, आइडेंटिफिकेशन कर लिया किसी इंडिविजुअल को या फिर पॉपुलेशन को, ठीक है। बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन वी लर्न, क्या मैनी थिंग्स को सीखते हैं, ठीक है। क्या क्या, नंबर एक बात तो भाई हमने
हमने करेक्ट साइंटिफिक नेम, जैसे कि हम जानते हैं कि एक होता है जीनस और दूसरा होता है क्या, स्पीसीज का नाम होता है। फर्स्ट जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। जैसे हमने देखा था मैंगीफेरा इंडिका में देखा था, एम कैपिटल था और आई स्मॉल था, ठीक है। तो ये चीजें देखी थी हमने। वेरिएशन इन द मॉर्फोलॉजी एंड द बिहेवियर, हमने वो भी बात करी कि अगर आप इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में सारी चीज देख रहे हो तो उनका मॉर्फोलॉजी से भी आपने क्या करा, उनको आइडेंटिफिकेशन करा और उनका बिहेवियर से भी देखा, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया थे उनके इंडिविजुअल के और पॉपुलेशन के डिफरेंट होंगे, ठीक है। मान लो एक इंडिविजुअल है, अगर कोई पंजाबी बोल रहा तो वो पंजाब से बिलोंग करता था, आपने उसका क्या कर लिया, जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया था उसके बेस उसका भी पता लगा लिया आपने, ठीक है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ द सिमिलर इंडिविजुअल बिलोंग टू द पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब ये आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, तो ये सारी चीजें सीख जाते हैं हम कि उनका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना, करेक्ट नाम करना, ठीक है, करेक्ट उसकी मॉर्फोलॉजी बिहेवियर को आइडेंटिफिकेशन करना, उसका ज्योग्राफिकल एरिया है जो उसको पता लगा लेना और फिर पॉपुलेशन को क्लासिफिकेशन कर देना। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आया है गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम, ठीक है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि बेटा कि कोई भी नाम होता है उसमें एक जीनस होता है और एक स्पीसीज होती है, ठीक है। एक जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज होती है। फर्स्ट वाला होता है जीनस होता है, सेकंड वाला स्पीसीज, यानी कि जो मैंगीफेरा है ये तो आपका जीनस है और इंडिका है ये स्पीसीज है। पहला रूल था हमारा जीनस शुड बी द कैपिटल, ठीक है, और स्पीसीज शुड बी द स्मॉल। अब देखो जीनस शुड बी द कैपिटल, भाई यहाँ पे तो कैपिटल है सारे, ठीक है। अब स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, यानी कि इसमें कैपिटल है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। बाकी ये भी गलत हो गया, बचे कितने, 2 बच गए, ठीक है। अब मैंगीफेरा इंडिका, अब देखते हैं, आपने हमने बताया था जब हमने इसके रूल पढ़ाए थे, तो सेकंड लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा। ओरिजिन होती है वो कैसी होनी चाहिए, लेटिन होनी चाहिए। ओरिजिन है जो वो कैसी होनी चाहिए, लेटिन होनी चाहिए। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसकी ओरिजिन लेटिन में होनी चाहिए। लेटिन मतलब ये एक लैंग्वेज है जो कि ऑक्सफोर्ड यूएसए में बोली जाती है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और रिटन किस में होना चाहिए, इटैलिक्स में रिटन होना चाहिए, यानी कि तिरछा लिखा होना चाहिए। यहां पे इन दोनों में देखो तिरछा कौन लिखा हुआ है, पहला वाला लिखा हुआ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ है, तो आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सोचकर जब जार आंसर देना है, ऐसे ही नहीं भागते हुए लगा दिया, ठीक है, 4 ऑप्शन नहीं पड़े तो आंसर गलत कर जाओगे, ठीक है। जितने भी बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, और आजकल अभी आपको एक नोटिस और बता दें, आप जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी बीएससी में, बैचलर ऑफ साइंस में जो भी बच्चे आएंगे, उन सभी बच्चों को 11th 12th जो 12th पास करने के बाद उन सभी को एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि सबको इंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। इंट्रेंस देने के बाद ही उनका क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि भाई ये कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक, ऑन द बेस। अब पहले ये नहीं था कि भाई आपने 12th में 90% मार लिए या फिर 100% लेकर आ गए तो आपको इजीली कोई सा भी यूनिवर्सिटी का कोई सा भी कॉलेज मिल जाएगा। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, वो सारे क्राइटेरिया खत्म हो गए हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर बच्चे को एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिससे कि आपको बैचलर ऑफ साइंस की डिफरेंट स्ट्रीम में एडमिशन मिलेगा। तो इस चीज के लिए अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करनी है, सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान हो, एनी स्टेट हो, जहां पे भी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है वहां पर मेरे नोट्स सफिशिएंट हैं, ठीक है। अगर जो बच्चा इन वीडियोज को देख रहा है उसके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। और मैं यहाँ पर सारे चैप्टर कवर करूंगा इंशाल्लाह। अगर तुम सारे अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करते रहोगे, नंबर बढ़ते रहेंगे, तो मैं डेफिनेटली हर एक चैप्टर को इसी तरीके से कवर करूंगा, ठीक है। और जितने भी पीवाईक्यू हैं, मतलब चैप्टर के जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर होते हैं, और इन चैप्टरों से जितने भी मेडिकल या फिर किसी भी एग्जाम में, एम्स में या फिर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो भी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। और ये लेक्चर नीट है, एम्स है, बीएससी, बीपीटी, कोई भी एग्जाम है उन सभी के लिए सही है, ठीक है। और जो मेरी शॉर्ट वीडियो है नीट के, आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहां पे मिल जाएगा मेरा शॉर्ट वीडियो फॉर द नीट बायोलॉजी, ठीक है। तो वहां पे मैंने ट्रिक और ट्रिप्स के नाम से मैंने छोटे छोटे वीडियोस बना रखे हैं, 2-2, 4-4, 5 मिनट के, ठीक है। और ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए भी बना रखे हैं, ठीक है। आप उनको देख लीजिए और थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है इसमें सिर्फ वही बच्चा अच्छा करेगा जो डेफिनेटली पढ़ाई करेगा। अच्छा स्कोर करने का मतलब अब बिल्कुल ये नहीं रहा कि भाई तुम्हें कोई भी द हिंदू कॉलेज मिल जाएगा या फिर स्टीफन कॉलेज मिल जाएगा या फिर कोई और भी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, यानी कि आप
इंट्रेंस अच्छे से पढ़ा है, आपने पढ़ा अच्छे से है, ठीक है, तो परसेंटेज मायने नहीं रखती है। तो इसलिए मेहनत करो अच्छे से और लग जाओ। परसेंटेज 90-95% लाने से कोई फायदा नहीं है। अब निकालना है आपको इंट्रेंस, और इंट्रेंस के लिए तैयारी करनी, यानी कि आपके पास जितने भी चैप्टर हैं सबको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और टोटल चैप्टर बायोलॉजी में कितने हैं? 38 हैं। और इस तरीके से आप तैयार करते रहिए और मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और हुसैन केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो इसको प्यार की थप्पी दे दो यार, यहाँ पे बहुत कुछ अपलोड होने वाला है। यानी कि 5 क्वेश्चन तो आज इस वीडियो में सोल्व हो गए हैं, और 6, 7, 8, 9 हैं, वो सेकंड पार्ट आने वाला है इस वीडियो का, ठीक है, और वो आ चुका है, और आप उसे भी देख लीजिए। ओके बाय, थैंक यू।